कि कछुए वाला कैंसर सेल जो हम सबके बॉडी में है, अगर हम रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, बायोप्सी करते हैं तो ये कछुआ जो कि हम सबके बॉडी में है वो खरगोश में एग्रेसिव कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कीमोथेरेपी कैंसर को ठीक नहीं करता है, कीमोथेरेपी कैंसर को क्रिएट करता है। ये जो मैंने आपको बताया इसके सबूत भी किताब के अंदर है, आप देख लीजिए अभी जाके। कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक नहीं होता, कैंसर बनता है। अच्छा, इसका सबूत मैंने किताब में डाल दिया, लेकिन आप खुद भी रिसर्च करना चाहते हैं तो एक सवाल पूछिए अपने आप से, कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है? हु इन्वेंटेड कीमोथेरेपी? आपको हैरानी होगी जान के कीमोथेरेपी का इन्वेंटर है हिटलर। हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुआ करता था उस वक्त उनका यह था कि इंसान जो कैदी है ना तो वो जिंदा रहे ना वो मर जाए, मतलब मुर्दा लाश, जिंदा लाश। तो उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करते थे विच वाज नोन एट दैट टाइम मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। उसमें उनके सारे बाल उड़ जाते थे, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता था, बिल्कुल कंकाल हो जाते थे और वो बिल्कुल जिंदा लाश बन जाते थे, उनकी इम्यूनिटी सारा खत्म करके। दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट, राइट? जिंदा लाश, जिंदा तो रहे लेकिन लाश की तरह रहे। और जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो वो जो फैक्ट्रियां हैं जहां पे थी जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट के लिए गैसेस बनाती थी, उसको नया नाम दे दिया गया केमिकल थेरेपी, कीमोथेरेपी। ये मेरी बनावटी कोई कहानी नहीं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो उन्हीं साइंटिस्ट ने मिलकर, उन्हीं लोगों ने मिलकर केमिकल थेरेपी के नाम से कीमोथेरेपी हॉस्पिटल्स में ले आए। कीमोथेरेपी में यही होता है, जब भी कोई किसी के ऊपर कीमोथेरेपी, बाल सारे झड़ जाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और उसके हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, बॉडी पेन आने लगता है, तो आप ट्रू कैंसर पेशेंट बन गए। रेडिएशन से भी सिमिलर होता है, बायोप्सी से भी ऐसे ही कुछ होता है। इन सबके सबूत मैंने डाल दिए हैं किताबों में, जो किताब आपके पास है। तो कीमोथेरेपी, कोई लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी कराएं तब भी ठीक नहीं हो रही। क्योंकि कीमोथेरेपी करा रहे हैं तब ठीक कैसे होंगे आप? जब तक कराते रहेंगे तब तक आप बीमार ही रहेंगे और भयंकर बीमार पड़ेंगे। तो जिस दिन, तो मैं आपसे सबसे ये बोलता हूँ कीमोथेरेपी जितना करा लिया अनजाने में, अब मत कराइए आगे। रेडिएशन अब मत कराइए आगे, अगर आपको जिंदा रहना है तो, अगर आपको हेल्दी होना है तो। क्योंकि कीमोथेरेपी से कोई ठीक नहीं होता, वो ठीक करने के लिए है ही नहीं है एक्चुअली। इट इज नॉट टू क्योर यू, इट इज टू किल यू। स्लो पॉइजन, एकदम मर जाएंगे तो पैसा देंगे नहीं आप, धीरे धीरे मरेंगे तो अपने पैसा खर्चा करते करते जाएंगे। इसको समझना होगा, इसके साइंस को बुक में पढ़ना होगा, जो मैंने बताया इसको क्रॉस वेरीफाई करना होगा। जिस डॉक्टर ने आपको कीमोथेरेपी बोला उसको भी कन्फ्रंट करना होगा। मुझसे भी सवाल पूछिए, उससे भी सवाल पूछिए, सच तभी आ सकता है ना, राइट? तो जब भी कभी आप या तो डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे या कीमोथेरेपी कराएंगे तो आपके अंदर जो एक कछुआ है जो हम सबके अंदर है वो रैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे आप असली वाले पेशेंट बन जाते हैं, असली वाले पेशेंट, राइट? तो अब ठीक कैसे होना है आता है कि ठीक कैसे होना है। ठीक होने का मतलब कि आपके अंदर जो खरगोश है जो चहल पहल कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, तो उसको दोबारा टॉर्टोइस में टेम कर देना, बदल देना है। उसके लिए रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक, आपके बॉडी क्लॉक को रीसेट करना है। हमें कैसे पता चलता है हमारे पास जब पेशेंट आते हैं कैंसर पेशेंट है कि नहीं? हमें ऐसे पता चलता है, इस बात को कैसे पता चले इसका जवाब दे रहा हूं कि हम देखते हैं एक चीज, पहली बात कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन अगर बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है, पहला सिम्टम, कि 10 से 5 में आ गया 1-2 महीने में, पहला सिम्टम हो गया, ये तो एक ब्लड टेस्ट से आ जाएगा। दूसरा, एक्सट्रीम वीकनेस जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब भी हम बुखार होता है, खांसी जुकाम, तब वीक हो जाते हैं तो कारण पता है हमें कि इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाएगा तो बुखार, तो हमें वीकनेस चली जाएगी। जब कोई रीजन नहीं है, ये दूसरा। जब एक्सट्रीम पेन हो रहा है विदाउट एनी रीजन, मान लो मैं गिर जाता हूं फिर पेन होता है तो मुझे पता है मेरे कारण क्या है। जब कोई एक्सप्लेनेशन के बिना पेन हो रहा है, जब कोई एक्सप्लेनेशन के बिना वीकनेस हो रही है, जब किसी एक्सप्लेनेशन के बिना वेट ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है, जब किसी एक्सप्लेनेशन के बिना हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है, यानी कि ये चारों चीज जब साथ में मिल रही हैं तो प्रोबेबली उसके बॉडी में रैबिट टाइप एक्टिविटी हो रही है, कैंसर एक्टिविटी हो रही है। तो ये है कैंसर का टेस्ट हमारे लिए। ये टेस्ट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अधिकतर तो आप वैसे ही बॉडी से पता। तो करना क्या होगा, इन चीजों को ठीक कर देना है हमें। हीमोग्लोबिन बढ़ा दो, वीकनेस को हटा दो, उसके बॉडी वेट को बढ़ा दो, राइट? उसका पेन खत्म कर दो, हो गया कैंसर ठीक, राइट? सिम्टम पे वर्क। जब पेन नहीं है, वीकनेस नहीं है, हीमोग्लोबिन भी ठीक हो गया, बॉडी वेट भी सामान्य हो गया, तो आप ठीक ही मानोगे ना अपने आप को। फिर क्या फर्क पड़ रहा है कि आपका पेट स्कैन का रिपोर्ट ने क्या बताया था, बायोप्सी की रिपोर्ट ने क्या बताया था? होता रहे कैंसर, क्योंकि कैंसर तो हर एक के बॉडी में है। लेकिन आपके डिस्कंफर्ट अगर सारे चले गए, फिर हाउ डज इट मैटर कि आपके बॉडी में वो डॉक्टर ने क्या बता दिया, है ना? क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो टेस्ट रिलायबल है क्या? द आंसर इज नो। ये जो सवाल मैंने आपको बताया कि वो रिलायबल नहीं है, ये सवाल आप खुद भी डॉक्टर से पूछिए, क्या ये रिलायबल है? अगर तो बोलेगा हाँ, तो बोले कोई सबूत है आपके पास? जैसे मैं बोल रहा हूँ नहीं रिलायबल है, तो मैं सबूत दे रहा हूँ, आपके पास किताब है, देख लीजिए उसको, और वो सबूत दिखाइए अपने डॉक्टर को। ये सबूत उसको डिनाई नहीं करेगा, ये जरूर करेगा, वो भगा देगा कि मुझसे बात मत करो, लेकिन वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कैंसर डिटेक्ट कैसे करना है और कैसे बिल्कुल नहीं करना है। और अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया, अगर आपकी हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, कमजोरी आ रही है बड़ी तेजी से, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बॉडी पेन अलग जगह पे हो रहा है जो कंट्रोल, बहुत ज्यादा भयंकर पेन है, वेट रिड्यूस हो रहा है, तो सिर्फ सिम्टम पे काम करो। मैं जापान गया, तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट
साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। क्यों? मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है, और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की, और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उससे वो बाहर आए। आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है, और वह है स्टेम सेल। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी मां के साथ जुड़ी रहती है, और इस नाभि के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब मां की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है, उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंत और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करता है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए, और अन्य 220 प्रकार के आर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाभि और इसके अंदर के ब्लड यानी स्टेम सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभि से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभि को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको स्टेम सेल के बारे में समझ आ चुकी होगी और कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल मां की नाभि के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं, और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजे हैं, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इस सेब के स्टेम सेल को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल को सोलरविट्स कहते हैं। मां की नाभि से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर
मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी नेचर फॉर एवर ने बायोसिलिक्स नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलर विट्स के अलावा एस्ट्राजेंथिन, मेलोन एसुडी, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो प्रोडक्ट की इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है उसकी हेल्थ बहुत तेजी से सुधरेगी। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी है। खुद को और अपने परिवार को क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए बायोसिलिक्स का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद।